जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी के जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से निजीकरण किया और रिजर्वेशन को खत्म किया, तो देश का एक बहुत बड़ा भाग जो रिजर्वेशन को बड़े अधिकार की तरह देखता है, वो आहत हुआ। शुरू शुरू में बताया गया 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेंगे, जनता को गुमराह किया गया, जनता को लगा कि शायद निजीकरण से इतने रोजगार उत्पन्न होंगे कि अच्छे दिन उनके आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला ये 2 करोड़ रोजगार तो गए, सरकारी नौकरियां भी नहीं मिली, रिजर्वेशन भी खत्म हो गया और निजी संस्थानों में भी सारा का सारा धंधा 2-3 बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ में सिमट गया। अडानी अंबानी के हाथ में सिमट गया। छोटे जो एमएसएमई थे, जो ज्यादा रोजगार दिया करते थे, उनको चौपट कर दिया गया नोटबंदी के माध्यम से। और उसके बाद रोजगार की स्थिति देश के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ये जो वर्ग था, ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग, जिसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता था, ये तो नाराज हो ही गया। अब उत्तर भारत के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है और उत्तर भारत के अंदर जो सबसे मजबूत समुदाय हैं, वेस्टर्न यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, वो जाट कम्युनिटी है। और इसके बाद इन्हीं क्षेत्रों के अंदर राजपूत कम्युनिटी है। ये 2 कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्होंने 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम समर्थन किया। और सबसे बड़ा वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई था तो जाट और राजपूत थे। ब्राह्मण तो थे ही और अभी भी है, लेकिन जाट राजपूत थे, जो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्रवाइयों से उनको इतना ज्यादा विमुख कर दिया है अपने पार्टी से कि आगे आने वाले हर चुनाव के अंदर राजपूतों और जाटों का क्रोध भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं जाटों। जाटों के अंदर जो सबसे बड़े नेता हुए और सबसे ज्यादा इज्जतदार नेता हुए, वो चौधरी चरण सिंह हुए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, संवित की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने किसानों की धाक पूरे हिंदुस्तान में जमा दी, चौधरी चरण सिंह। लेकिन अफसोस की बात, उन्हीं के प्रपौत्र जयंत चौधरी अपने ग्रैंडफादर के सिद्धांतों से समझौता करके उस सरकार में समर्थन करने चले गए, जिस सरकार ने 13 महीने देश के किसानों को और विशेष तौर पर जाट समुदाय को, जो यूपी और पंजाब हरियाणा से आया था, उसको जैसे सताया, उसको अनदेखा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी चले गए। दूसरे सबसे बड़े नेता जाटों के चौधरी देवीलाल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी किसान नेता, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। और बड़े नेता हरियाणा के, एक जमाना था जब लोकदल की हरियाणा के अंदर तूती बोलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनका दुरुपयोग किया, उनके कंधे पे बैठ के हरियाणा के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद जो इस चुनाव के पहले वाला चुनाव विधानसभा का हुआ था, जहां पे हंग असेंबली आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, वहां पे उन्हीं चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला ने अपने 10 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी दुर्दशा की उनकी, ये पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और जिस पार्टी के कंधे पे बैठ के वो हरियाणा में प्रवेश उन्होंने किया था, उसको धक्के मार के गिरा दिया। दुष्यंत चौटाला खुद अपना चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई और जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला प्रपौत्र चौधरी देवीलाल थे, उनके एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। अच्छा, उसके बाद एक सतपाल मलिक साहब थे, पहले जनता पार्टी में थे, कांग्रेस में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए।
और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपकृत किया, राज्यपाल बनाया कई स्टेट्स का। और जब ये पुलवामा का कांड हुआ तो उस समय वही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन जब उन्होंने रहस्य को उद्घाटन किया और बताया कैसे 15 दिन तक आरडीएक्स की गाड़ी वहां घूमती रही और सबको पता था, और अचानक वो सेना की कॉन्वॉय के बीच में आई और हमारे 40 जवानों की शहादत कर दी थी, वो लाइमलाइट में आ गए। और उन्होंने किसानों की राजनीति उसी प्रकार से की जैसे चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने की थी, और वो चौधरी चरण सिंह के विरासत में चलने वाले आदमी भी थे। तो अचानक वो दुष्यंत चौटाला और जयंत चौधरी की पंगत से हटकर चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की पंगत पे चले गए। अब इसी प्रकार से स्थिति हो गई जगदीप धनखड़ साहब की। पहले कांग्रेस के विधायक थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं थे। सतपाल मलिक भी नहीं थे और धनखड़ साहब भी नहीं थे। तो धनखड़ साहब ने भी पूरा भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का और मोदी जी को खुश करने का सारा प्रयास किया, और यहां तक कि जबकि संवैधानिक पद पे वो मोदी जी से श्रेष्ठ हैं, वो झुक के नमस्कार करते रहे, और मोदी जी तन के उनके नमस्कार का स्वीकार कभी मन किया तो किया, कभी मन किया तो नहीं किया। लेकिन अचानक धनखड़ साहब को भी लगा सतपाल मलिक की तरह कि हम भी चौधरी चरण सिंह और देवीलाल की विरासत पे चलते हैं। उन्होंने चुनौती दे दी और विपक्ष को भी इक्वली ट्रीट करने। अब ये बात कैसे सहन होती भारतीय जनता पार्टी वालों को कि विपक्षी दलों को इक्वली आप ट्रीट करेंगे, उन्हें बेइज्जत नहीं करेंगे, उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, उन्हें निष्कासित नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति बना दी कि धनखड़ साहब को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन रिजाइन करने के बाद ना उनका विदाई समारोह हुआ, ना उनको बोलने का मौका दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था, कोई घर उनके साथ पूछने नहीं गया, और उनका कोई घर बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और यहां तक कि केंद्र सरकार ने उनको मकान खाली कराने का नोटिस दे दिया। अब ये धनखड़ साहब भी सतपाल मलिक के रास्ते पे लग गए। अब दूसरा समुदाय जो सबसे ज्यादा वोट करता था भारतीय जनता पार्टी का, वो राजपूत समाज था। और अमित शाह जी ने, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, और उनका पूरा प्रयास है किसी तरह आदित्यनाथ निबट जाएं। आदित्यनाथ के जितने खास राजपूत नेता हैं, क्योंकि आदित्यनाथ खुद भी राजपूत हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह जौनपुर वाले, ये सारे लोगों के ऊपर अमित शाह ने अपना पंजा टाइट करना शुरू किया। अभी खबर मिली कि धनंजय सिंह तो पहले ही खैर चुनाव वहां से लड़े थे, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे को चुनाव जिताया था, क्योंकि खुद चुनाव लड़ नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई थी जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ था उसके कारण। लेकिन सशक्त नेता तो हैं, बाकी जो है सो है, वो आपके सामने है। लेकिन 6-7 सीटों पे उनका प्रभाव है। वो अखिलेश यादव से मिले, और अखिलेश यादव, यह खबर है कि वो अगले कुछ ही महीनों के अंदर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब यह है, अच्छा उधर पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी धनखड़ साहब का समर्थन कर दिया। इसका माने विद्रोह की आंधी एनडीए के अंदर साउथ से भी आने लगी और नॉर्थ से भी आने लगी। अब ये क्या संदेश दे रहा है? जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो चुनाव प्रक्रिया में घोटाला हो रहा है बिहार के अंदर, ये बिल्कुल समझने योग्य नहीं है, और इसको चुनाव आयोग बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, और इसको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। अब जनता दल यूनाइटेड भी मोदी जी के अगेंस्ट, पवन कल्याण भी अगेंस्ट, राजपूत भी अगेंस्ट, जाट भी अगेंस्ट। अब भारतीय जनता पार्टी का जो बचा खुचा बेस था वो नॉर्थ इंडिया में था, अब वहीं पलीता लग गया। साउथ इंडिया तो वैसे ही बाहर हो गया था। तो मेरे ख्याल से जो धनखड़ साहब के साथ व्यवहार हुआ है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को गद्दे से उतरने के बाद जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, उससे मेरे ख्याल से जो नड्डा साहब ने मोदी जी को और अमित शाह को ऐसी स्थिति में फंसा दिया है, जिससे मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 3 महीने में क्रिएट होने वाली है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि किस प्रकार से 51 लाख वोट काटे गए। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने का टाइम लेके उन्होंने, क्योंकि डिजिटाइज्ड वोटर लिस्ट उन्हें नहीं मिली,
तो मैनुअल लिस्ट को भी उन्होंने डिजिटाइज किया, उसकी एनालिसिस किया और सारी चोरी उन्होंने पकड़ ली। इसका माने चोरी तो पकड़ी जा चुकी है, लेकिन चोर हेराफेरी से बाज नहीं आ रहा। और इधर सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, चाहे ओबीसी समाज हो, एससी एसटी समाज हो, जाट समाज हो और गुर्जर समाज हो, राजपूत समाज हो। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो बेईमानी करने पे उतारू है। अब देखते हैं जनता और विपक्षी दल इस बेईमानी के टोटल साम्राज्य को कैसे गिराते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।